गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का लेखांकन समीकरण आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बारे में कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम शुरुआत करेंगे लेखांकन समीकरण में, कुछ इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे और उन इक्वेशंस के कितने स्टेप्स हैं और किन किन स्टेप्स से हम एक पूरे सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है। तो क्वेश्चन है जैसे कि व्यापार की नगद पूंजी 2 लाख रुपए, फर्नीचर नगद क्रय किया यानी कैश दे करके किया, कितने रुपए का? 20,000 रुपए का फर्नीचर लिया है। मशीन भी कैश लेकर के खरीदा है 60,000 रुपए का। उधार लिया है, ऋण है ना, उधार लिया है कितना? कैश 40,000 रुपए उधार लिया है, तो हमने कैश लिया है 40,000 रुपए, ठीक है। और उधार माल खरीदा है, यानी माल क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉक। तो स्टॉक हमने कितने में लिया है? 80,000 रुपए का उधार लिया है ना, क्रेडिट। ओके, तो अपन ट्रांजैक्शंस पे आते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लाइक दैट, इस तरह से होंगे। चूंकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा कंजस्टेड है और सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबी है, इस वजह से हमने थोड़ा सा एडजस्ट करके किया हुआ है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप करने के बाद में सेकंड स्टेप नीचे पे ही करेंगे, है ना, नीचे पे ही आएंगे। ठीक, तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा होता है इक्वेशन, समीकरण। हमारा जो लेखांकन में समीकरण बनता है तो किस तरह से बनता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, पूंजी और दायित्व इज इक्वल टू पूरा क्या बन गया? संपत्ति। ट्रांजैक्शन फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या करता है? कैश और कैपिटल, यानी क्या कैश है और क्या कैपिटल है। तो कैश और कैपिटल में अपन देखते हैं, तो कैपिटल की पूंजी और कैश कितना है? कैश कितना हुआ? नगद, ठीक है, और पूंजी। तो नगद भी 2 लाख रुपए है, पूंजी भी क्या है? 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो कैपिटल यानी पूंजी और नगद यानी कैश। तो पूंजी 2 लाख की है और कैश भी कितना लगा है? 2 लाख रुपया लगेगा। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन यानी पहला समीकरण हमारा समाप्त होता है। अब दूसरे समीकरण में हम आते हैं, है ना, ट्रांजैक्शन सेकंड नंबर। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजैक्शन में अपन जब आते हैं तो चूंकि यहाँ पे पूंजी और कैश की बात कर ली गई, ठीक है, कैपिटल और कैश की। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या होंगे कि जो हमारे ओल्ड इक्वेशंस थे और न्यू इक्वेशंस, ठीक है। तो कैपिटल तो था ही, पूंजी 2 लाख की थी ही, और कैश कितने की थी? कैश भी 2 लाख की थी। अब उसमें क्या बढ़ गया? फर्नीचर। आगे से बढ़ा रहे हैं अपन ना, तो फर्नीचर लिया, पूंजी और कैश के बाद में फर्नीचर पे आते हैं। तो फर्नीचर नगद खरीदा गया है, फर्नीचर नगद क्रय किया गया है, यानी खरीदा गया है। कितने में खरीदा गया है? 20,000 रुपए में। तो कैश के बगल में अपन ने क्या ले लिया? चूंकि कैश ही फर्नीचर लिया जा रहा है तो फर्नीचर ले लिया। तो ओल्ड इक्वेशंस क्या थे? 2 लाख कैपिटल था, 2 लाख कैश था, यहाँ जैसा कि आपको ये पता है ना, ये ओल्ड था। ठीक, न्यू इक्वेशन में सेकंड ट्रांजैक्शन चुकी है, तो न्यू इक्वेशन में क्या आ जाएगा? -20,000 कैश में होगा। क्यों कैश में? क्योंकि हमने 2 लाख रुपए जो कैश थे हमारे, उसी में से 20,000 रुपए कैश लेकर के हमने क्या खरीदे हैं? फर्नीचर खरीदे हैं। उस 2 लाख में हमने 20,000 रुपए क्या कर दिए? माइनस कर दिए। और चूंकि अब फर्नीचर एक नया एंट्री हो गया, नई प्रविष्टि हो गई, तो प्लस फर्नीचर हमने किया, ठीक है। तो फर्नीचर कितने का था? 20,000 रुपए का, ठीक है। तो अब जो न्यू इक्वेशन बनता है, तो न्यू इक्वेशन में हमारा -20,000 हुआ, ठीक है, और फर्नीचर प्लस 20,000 हुआ, ठीक। तो 2 लाख कैपिटल रहा आया। अब यहाँ पे कैश कितना बचा? 2 लाख में 20,000 चले गए, तो कैश हमारे पास कितना बचा? 1,80,000, और फर्नीचर कितने का था? 20,000 का। तो इस तरह से आपका हुआ ट्रांजैक्शन सेकंड, ठीक। तो पहले ट्रांजैक्शन को आपने देखा, पहले ट्रांजैक्शन के बाद आप सेकंड ट्रांजैक्शन में आए। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में हमारी कहां तक बात थी? फर्नीचर तक बात थी। थर्ड ट्रांजैक्शन में हम क्या बात करेंगे? मशीन की नगद खरीद, है ना। मशीन को भी कैसे खरीदा हुआ है? देखो, कैश खरीदा हुआ है, नगद, ठीक है। कितने में? 60,000 रुपए में। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में हम मशीन की भी एंट्री करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो ओल्ड इक्वेशन में हमारा कैपिटल ही रहेगा। ओल्ड इक्वेशन में हमारा
कैपिटल ही रहेगा कितना, 2 लाख रुपए जितनी पूंजी शुरुआत में थी। अब कैश कितना हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कैश कितना हो गया, सेकंड ट्रांजेक्शन में जो कैश बचेगा वो कहाँ पे एंट्री होगी, थर्ड ट्रांजेक्शन के स्टार्टिंग में कैश कितना बचा होगा हमारे पास, ठीक है ना, 1,80,000 रुपए कैश बचा, ठीक। फर्नीचर उसमें से कितने का था, जैसा कि आपने देखा था 20,000 रुपए का था। अब प्लस मशीन, तो अब ये ओल्ड इक्वेशन, तो ओल्ड इक्वेशन में मशीन की कोई एंट्री नहीं थी। अब न्यू इक्वेशन में आएंगे, नए समीकरण में जब आएंगे तो कैपिटल तो वही रहेगा 2 लाख ही। कैश में 60,000 क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि नगद 60,000 की मशीन खरीदी गई है। तो कैश से अगर कैश से ही खरीदी गई है तो जो 1,80,000 बची थी तो उसमें 60,000 कैश चला ना, क्या है ना, तो कितना बच गया, 1,20,000 रुपया बच गया, ठीक। इसी तरह से फर्नीचर देख रहे हैं आप, 20,000 फर्नीचर को वहां पे जोड़ा गया था, तो ये ओल्ड इक्वेशन में, ओल्ड इक्वेशन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें बताई जा चुकी हैं और इन चीजों को अब यहाँ पे दोबारा लाया जा रहा है, ये ओल्ड इक्वेशन में आ गए। प्लस मशीन, ओल्ड इक्वेशन में पिछले में मशीन के बारे में नहीं था, तो इस रीजन से ओल्ड इक्वेशन में मशीन नहीं आएगा, मशीन किस में आएगा, न्यू इक्वेशन में आएगा, है ना, नए समीकरण में आएगा। तो नए समीकरण में देखते हैं क्या होगा, तो न्यू इक्वेशन में आते हैं तो कैश में से 60,000 रुपए घट गए, किसके घट गए, मशीन के घट गए जो हमने नगद क्रय किए थे, है ना, कैश में खरीदा था, ठीक है। 20,000 फर्नीचर का ऑलरेडी ओल्ड इक्वेशन में था। अब न्यू इक्वेशन में आप ये देखोगे कि 60,000 मशीन का प्लस हुआ है, यानी 60,000 रुपए में हमने मशीन को खरीदा है, कैश खरीदा है, ठीक। तो हमारा जो अल्टीमेट इक्वेशन होगा जो हमने पाया है वो क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए हमारा कैपिटल जो कि पूंजी पहले से ही था, फिर कैश, अब हमारे पास कैश कितना बचा, 2 लाख में हमने 20,000 रुपए काट दिया था तो 1,80,000 बचा था, ठीक है। फिर 60,000 नगद हमने फिर से मशीन खरीदा, 60,000 रुपए कैश वो भी घट गया, तो 1,80 में हमने 60 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 1,20,000। 20,000 फर्नीचर का हमने ऐड किया हुआ है और 60,000 रुपए मशीन का ऐड किया हुआ है जो हमने नगद क्रय किया था, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, अल्टीमेट इक्वेशन में 2 लाख रुपए की कैपिटल, जिसमें अब कैश कितने बचे हैं, 120, है ना, 1,20,000, 20,000 बचे हैं फर्नीचर और 60,000 है मशीन। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड ट्रांजेक्शन का जो अल्टीमेट इक्वेशन मिला होगा, यानी जो फाइंड न्यू इक्वेशन हमारे पास में एक नया समीकरण है, उस इक्वेशन को हम फोर्थ ट्रांजेक्शन का ओल्ड इक्वेशन मानेंगे, यानी ये जो हमारे पास में नया समीकरण प्राप्त हो जाता है तीसरे समीकरण से, वो समीकरण अब हमारे लिए वो ओल्ड हो जाएगा चौथे ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो चौथे ट्रांजेक्शन में जब आएंगे तो चूंकि अब 3 बातें हो चुकी थी, नगद पूंजी की बात हो चुकी थी, फर्नीचर की बात हो चुकी थी और मशीन की बात हो चुकी थी, ठीक है। तो अब मशीन के बाद में अब दिख रहा है क्या, अगला ऋण लिया, कितने का ऋण लिया गया है, 40,000 रुपए का। तो ऋण जो लिया गया है 40,000 रुपए का, तो वो कैश लिया गया है, ठीक है। लोन जो हमने लिया है तो वो कैश लिया है, तो वो कहां पे जाएगा, कैपिटल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ओल्ड इक्वेशन हमारे पास में क्या थे, कैपिटल में 2 लाख था, लोन में ओल्ड इक्वेशन के लिए कुछ नहीं था ओल्ड में, है ना, लोन के लिए। फिर कैश कितना था, 1,20,000, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, 1,20,000 रुपया आपका सेफ था, बचा हुआ था। तो ओल्ड इक्वेशन में वही 1,20,000, फर्नीचर का आप देख रहे हैं यहाँ पे 20,000 रुपए, ओल्ड इक्वेशन में वही 20,000 रुपए। फिर मशीन का आप देख रहे हैं, है ना, जो यहाँ पे मिला था, तो ये ओल्ड इक्वेशन में मशीन का चला गया, ठीक। तो ये ओल्ड इक्वेशन में ये चीजें प्राप्त हुई। अब न्यू इक्वेशन में क्या हुआ, न्यू इक्वेशन में सिर्फ ऋण लिया गया, कितने का ऋण लिया गया, 40,000 रुपए का ऋण लिया गया। तो जब हम 40,000 ऋण ले रहे हैं तो यानी वो हमको कैश में प्राप्त हो रहा है, हमने कोई सामान तो लिया नहीं है, हमने उधार पैसे लिए हैं। तो न्यू इक्वेशन में कैपिटल ऑटोमेटिक उधर जाएगा, लोन के लिए 40,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये कहां पे ऐड होंगे, कैपिटल में ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि वो पूंजी के तहत मिल रहा है उधार, ठीक है, पूंजी के लिए उधार लिया हुआ है। अब इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो कैश हमारे पास में कितना सेव हुआ था, 20 प्लस 40,000, ये प्लस 40,000 कैसे हुआ, प्लस 40,000 जिस प्रकार से हमने ऋण लिया हुआ है, तो ऋण चूंकि हमने कैश लिया हुआ तो ऑलरेडी ये कैश में ऐड हो जाएगा।
तो ये 1,20,000 और जो उधार लिया है क्रेडिट, है ना, क्रेडिट जो किया है हमने तो 40,000 क्रेडिट किया, तो 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000। 20,000 का फर्नीचर ही था, ठीक है, 20,000 का फर्नीचर वही निकल जाएगा, आ जाएगा, और 60,000 की मशीन थी। तो टोटल अब जो हमको अल्टीमेट इक्वेशन मिल रहा है, यानी फाइनली जो इक्वेशन समीकरण मिल रहा है, तो 2 लाख हमारे पास में पूंजी थी, 40,000 हमने उधार लिए, तो अब टोटल कितना हो गया, 2,40,000 कैपिटल के रूप में हो गया। कैश में अब क्या बढ़ गया, बढ़ोतरी हो गई, चूंकि 40,000 रुपये उधार लिया हमने, तो 1,20,000 और 40,000 1,60,000 हो गया। 20,000 ये भी था और 60,000 मशीन का था, ठीक। तो इस प्रकार से अब जो चौथे ट्रांजेक्शन में हमको फाइनली समीकरण मिला है, फाइनली इक्वेशन मिला है, तो उस इक्वेशन में क्या आता है, 2,40,000 ये टोटल पूंजी हो गई, और फिर कैश में 1,60,000 रुपए, 20,000 की मशीन वो हो गई, फर्नीचर हो गया, 60,000 की मशीनरी हो गई। इस प्रकार से पहले का कनेक्शन सेकंड से हुआ, सेकंड का कनेक्शन थर्ड से हुआ, थर्ड का कनेक्शन फोर्थ से हुआ, देन ऑटोमेटिक फोर्थ का कनेक्शन कहां से हो जाएगा, फिफ्थ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिफ्थ समीकरण क्या करेगा, आपको फाइनल करेगा, क्योंकि लास्ट में आपको क्या बचा हुआ, उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा कितने का, 80,000 का। तो उधार माल 80,000 रुपए का खरीदा गया है, तो उधार चूंकि माल खरीदा गया, वस्तु खरीदी गई है उधार, ठीक है, तो इसको हम अलग से लेंगे। तो अब यहां पे आते हैं फिफ्थ में, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में आते हैं, उसमें देखते हैं ओल्ड इक्वेशन में जो ये चीजें हैं, अब ये क्या बन गई, फिफ्थ के लिए ओल्ड इक्वेशन, ठीक। जैसे थर्ड के लिए ये, जैसे सेकंड का ये जो आया है समीकरण फाइनल वाला, तो ये थर्ड के लिए ओल्ड इक्वेशन बन गया। उसी तरह से फोर्थ का जो फाइनल समीकरण आया है, वो फिफ्थ के लिए क्या बन गया, ओल्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो कैपिटल प्लस लोन प्लस क्रेडिटर्स, अभी यहां पर बात हुई थी सिर्फ कैपिटल और लोन की, ठीक है। अब चूंकि पूंजी का हिस्सा ये भी है, चूंकि माल खरीदा गया, स्टॉक खरीदा गया है ना, तो अब ध्यान देना है। तो अपन आते हैं यहाँ पे, तो क्रेडिट हुआ, चूंकि उधार हुआ है, उधार वाली चीजें कहाँ जाएंगी, कैपिटल साइड में उसकी उधारी लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं ओल्ड इक्वेशन में क्या है, 2 लाख रुपए कैपिटल के पहले से ही, लोन 40,000 रुपए का था ही, और पहले क्रेडिट नहीं था ओल्ड में, ठीक है। कैश सिर्फ कैश, ठीक है, स्टॉक अलग है। कैश का 1,60,000 रुपए पहले का इक्वेशन, ठीक है, ओल्ड इक्वेशन। फर्नीचर 20,000 ऑलरेडी बताया गया था, मशीन 60,000 रुपए ऑलरेडी बताया गया था। अब नया इक्वेशन इसमें क्या क्या जुड़ा, क्या क्या हुआ, यहाँ पे लोन की बात की गई थी, लेकिन क्रेडिट उधार माल खरीदा, क्रेडिट की बात नहीं की गई थी। तो अब लोन के बाद क्या, कैपिटल प्लस लोन प्लस क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर ने न्यू इक्वेशन में 80,000 रुपए का माल खरीदा है, तो 80,000 रुपए यहाँ पे ऐड हो गए। अब इसमें कैश और स्टॉक, तो कैश कितना था 160 ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो। अब स्टॉक भी, चूंकि स्टॉक है, वस्तु है, वो यूटिलाइजेशन के लिए, तो ये कैश के नीचे स्टॉक 80,000 का आ जाएगा, 160 ये कैश था, और 80,000 जो उधार माल दिया। फर्नीचर 20 था ही, और मशीन 60 था ही। अब इसके बाद में जो अल्टीमेट इक्वेशन यानी सब मिला करके हमको जो फाइनली रिजल्ट मिलता है ना, इन सारे सवालों का पूरा जो फाइनल समीकरण मिलता है, वो होता है 2,40,000 80,000, ठीक है, 2,40,000 और 80,000। और यहाँ पे ये मिलता है 1,60,000 और 80,000, 20,000 फर्नीचर और 60,000 मशीन, ठीक है। तो आप इनको और इनको दोनों को आप प्लस करोगे, दोनों साइड्स को, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से रेखांकन समीकरण की सारी प्रविष्टियां स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट की जाती हैं, क्योंकि हर स्टेप ही एक अगला क्वेश्चन बन जाता है। एक स्टेप को आपने सॉल्व किया, तो वो अगले स्टेप को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है।
तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान में दीजिएगा, है ना। एक बार दो बार रिपीटली सुनिएगा, समझिएगा, जहां समझ में नहीं आता तो उसके बारे में एक बार जरूर कंसर्न करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और एक आध दो सवालें बताऊंगा, चूंकि बोर्ड एडजस्टेबल नहीं हो पाता है तो हम इसी तरह से शॉर्ट करके छोटे छोटे करके बना करके आपको बताएंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया था इस लेसन का, है ना, लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं। ठीक, तो लेखांकन सिद्धांतों की सीमाओं के बारे में हम आपको नहीं बता पाए थे, तो उसमें कुछ ही सिद्धांत की सीमाएं यानी दोष भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत अभाव होता है। तो पहला है कि सिद्धांतों पर एक मत न होना। सिद्धांतों पर एक मत न होना, लेखांकन सिद्धांतों पर लेखापालों के मतों में मतभेद होता है। ठीक है, सिद्धांत का प्रयोग किस स्थान पर किया जाना चाहिए, यही कारण है कि एक समान व्यवसाय करने वाली संस्थाओं में एक ही कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बनाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर ही उस लेखांकन प्रक्रियाओं को, लेखांकन समीकरणों को, लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया जाता है। दूसरा है सूची की कमी। सूची की कमी यानी क्रमबद्ध सूची। किसी भी लेखांकन सिद्धांतों में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लेखांकन की समस्त प्रकार की प्रविष्टियों की क्रमबद्ध सूची होना अनिवार्य हो जाती है। फिर है प्रयोग में अंतर होना। अब जैसे मान लीजिए हम इस मार्कर का प्रयोग किसी और प्रकार से करते हैं, कोई किसी और प्रकार से करता है ना, जैसे लिखने के तरीके होते हैं, तो ये प्रयोग करने का भी जो अंतर होता है ना, लेखांकन के सिद्धांतों का, वह भी कहीं ना कहीं लेखांकन सिद्धांतों की बड़ी सीमाओं में से एक है। ठीक है, मौद्रिक रूप का लेखा किया जाना। मौद्रिक रूप का लेखा किया जाता है तो इसके अंतर्गत मौद्रिक रूप वाले लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। बाकी जो उधार वगैरह होते हैं उनके लेखे को यदि नहीं, उधार किए गए लेखों को प्रविष्टि रूप नहीं देते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।